गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी होम साइंस पार्ट 1 के ई लर्निंग क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर अग्नाशय की, स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, अर्थात यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो कि एंजाइम्स भी स्रावित करती है और हार्मोन्स भी स्रावित करती है। तो इसकी संरचना हम स्टार्ट करते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं अग्नाशय का। यहाँ ये लिवर दिखाई दे रहा है, लिवर के दोनों खंड दिखाई दे रहे हैं और ये अग्नाशय की संरचना है। अग्नाशय एक ये पत्ती के समान लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अमाशय के नीचे दिखाई दे रही है और इसकी जो नलिका है, अग्नाशय नलिका, वो कहाँ खुलती है? पक्वाशय के पहले भाग में। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जैसे ही भोजन ड्यूडेनम में या पक्वाशय में पहुंचता है तो अग्नाशय रस को यह इस अग्नाशय नलिका द्वारा यहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम इसकी संरचना देखें अग्नाशय की, तो इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बीटा कोशिकाएं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करता है, इंसुलिन। बहुत फेमस है इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि जब शरीर कम मात्रा में इसे स्रावित करने लगता है, जो हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि है जब इंसुलिन को कम मात्रा में स्रावित करती है, तो जो हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेल्स ग्लूकोज को अवशोषित नहीं करती और अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जो जिसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और वो जो एक्सेस ग्लूकोज है खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी में बनता है वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है और जिससे वो डिजीज़ होती है। उसे हम सभी जानते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला रोग है डायबिटीज़ मेलाइटस, या जिसे मधुमेह कहते हैं। और ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसे चरक के समय से लोग जानते थे। मधुमेह चरक संहिता में ये नाम दिया गया है। मधु मतलब शुगर और मेह मतलब यूरिन। तो यूरिन में जब शुगर एक्सक्रीट होती है तो उसे मधुमेह नाम दिया गया, जिसे बाद में डायबिटीज़ मेलाइटस, जो मेडिकल वर्ड में इसे डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जाना गया। तो डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन वर्ड है और इससे बचने के लिए जो हमारी ग्लैंड है वो है अग्नाशय। तो क्योंकि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो हम पाचन में इसकी क्या भूमिका है इस ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। तो जो इसकी कोशिकाएं हैं, प्रमुख रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं वो हैं बीटा कोशिकाएं। तो ये ग्रुप्स में होती है, जैसे ग्रेप्स का बंच हो, अंगूरों का गुच्छा हो, उस तरह से ये उपस्थित होती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? अग्नाशय एसिनर कोशिकाएं। या एक पूरा जो बंच है वो क्या कहलाएगा? पेनक्रियाटिक एसिनस, इसे कहा जाएगा पेनक्रियाटिक एसिनस। या ये जो सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगे? अग्नाशय एसिनार कोशिकाएं, जो कि समूह में रहती हैं और एक हार्मोन स्रावित करती हैं जिसे क्या कहते हैं? इंसुलिन। इन्हें हिंदी में, क्योंकि ये जगह जगह समूह में स्थित रहते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिकाएं। इस वैज्ञानिक ने इसे डिस्कवर किया था, तो इसे लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिकाएं कहते हैं। जैसे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, चारों तरफ पानी होता है, उसी तरह से ये गुच्छों में पूरे अग्नाशय में फैली रहती हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सेल्स है अग्नाशय की, जो कि इंसुलिन को स्रावित करती हैं। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर का नियमन करता है। मीन्स हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है 80 से 100 मिलीग्राम पर DL, उसे ये बनाए रखता है
क्योंकि ये सेल्यूलर अपटेक को बढ़ाता है, कोशिकाओं को उत्प्रेरित करता है ग्लूकोज को अवशोषित करने के लिए। जब ये कम मात्रा में निकलता है तो कोशिकाएं ग्लूकोज को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित नहीं करती, परिणाम स्वरूप अतिरिक्त ग्लूकोज रक्त में पहुंच जाता है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज के स्तर बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। और जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो फिर किडनीज की एक सीमा होती है, जिसे कहते हैं रिनल थ्रेशोल्ड। 180 mg/dl ही ग्लूकोज को वो रख सकता है, उसके बाद वो उसे यूरिन से उत्सर्जित कर देगा। तो अतिरिक्त ग्लूकोज यूरिन के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है और वो ही मधुमेह का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। डायबिटीज़ का जो सबसे प्रमुख लक्षण है पॉलीयूरिया, एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, और उसमें ग्लूकोज होती है। बाद में हम बात करेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडिस के बारे में भी, जब हम हार्मोन पढ़ेंगे, क्योंकि एडीएच हार्मोन की जब कमी होती है तभी भी पॉलीयूरिया होता है, लेकिन उसमें शुगर नहीं होती, तो उसको कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस। वो हम जब हार्मोन्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप अग्नाशय ग्रंथि देख सकते हैं, ये अमाशय के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। पाचन में इसकी विशेष भूमिका है, क्योंकि एक रस का निर्माण होता है, एक प्रकार का जूसेस बनते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं, तो अग्नाशय भी एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस बनाता है, जिसे अग्नाशयी रस या पैनक्रेटिक जूस कहते हैं। जैसे ही भोजन छोटी आंत के पहले भाग में पहुंचता है, अग्नाशय नलिका संकुचित होती है और ये अग्नाशय रस को छोटी आंत तक पहुंचाती है। ये क्षारीय है, लेकिन बहुत थिन वाटरी जूस है, जिसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। इस पैनक्रेटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए भी, प्रोटीन्स के पाचन के लिए भी, लिपिड्स के पाचन के लिए उत्तरदायी बहुत से एंजाइम्स होते हैं, जो कि भोजन के जटिल अवयवों को उनकी सरलतम इकाइयों में परिवर्तित करते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। इसको आपको ये अगर एक सेल को देखें, अग्नाशय एसिनोड कोशिका को देखें जो कि बीटा कोशिकाएं हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है जिसमें इस तरह की संरचना होगी। इसमें गोल्जी कॉइल भी होगा, इसमें खुरदरी अंतःप्रतरवी जालिका दिखाई दे रही है, केंद्रक दिखाई दे रहा है। तो ये इर्रेगुलर सी कोशिकाएं होती हैं और इसमें जाइमोजन ग्रैन्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। जाइमोजन्स क्या है? जो कि भोजन का पाचन करते हैं। भोजन के पाचन के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ हैं वो जाइमोजन्स कहलाते हैं। तो इसमें जाइमोजन कोशिकाओं को भी, ग्रैन्यूल्स को भी दिखाया जा रहा है। तो ये जो लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिकाएं, ये अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं हैं, वो विशेष प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती हैं और पाचक रस को बनाने में भी सहायता करती हैं। इसके अलावा अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं भी होती हैं जो कि ग्लूकागॉन स्रावित करती हैं। ये तो मेन हार्मोन है, और भी डेल्टा कोशिकाएं भी अलग प्रकार का हार्मोन स्रावित करते हैं, लेकिन जो मेन प्रमुख दो हार्मोन्स है वो क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है जब डायबिटीज हो, अदरवाइज ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है। जब ये कम मात्रा में निकलता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, और ग्लूकागॉन जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। इसका काम है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना। तो एक इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करेगा अगर आप नॉर्मल हैं, आप डायबिटिक नहीं हैं, तो ये क्या करेगा? रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है, सेल्यूलर अपटेक बढ़ाता है, कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अधिक होता है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिया के लिए उत्तरदायी है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम कर रहा है और ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहा है। तो इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि मधुमेह नहीं है, हमेशा रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बना रहता है, और वो है 80 से 100 मिलीग्राम प्रति DL। DL होता है डेसीलीटर। DL इसकी इकाई है ब्लड ग्लूकोज की, इसको क्या कहते हैं? डेसीलीटर। डेसीलीटर।
मीन्स एक DL मतलब 100 ml। 100 मिलीलीटर ब्लड में जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 80 to 100 मिलीग्राम पर DL होता है। आजकल इसको 70 to 110 नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल माना जाता है कि अगर व्यक्ति का 70 है तो भी वो उसका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, 110 है तो भी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अगर उसके बाद ज़्यादा आ रहा है, और ये भी अलग अलग लेवल है, आप अगले साल पढ़ेंगे जब आप बायोकेमिस्ट्री करेंगे कि कौन कौन से लेवल हैं बायोकेमिस्ट्री में। जब आप मधुमेह के बारे में पढ़ते हैं तो फास्टिंग है तो कितना होना चाहिए, पोस्ट प्रेंडियल है मतलब आपने खाना खाया है उसके 2 घंटे बाद लिया तो कौन सा होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फूड्स हैं जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, कौन कौन से फूड्स हैं जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो ये BSc होम साइंस से कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि सीधा हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। जब आप MSc करोगे तो आप वैसे ही रिसर्चेस करोगे जैसे कि डॉक्टर्स करते हैं। जो अगर आप फूड्स में MSc करते हो तो अगर आप फूड्स में MSc करोगे और क्लिनिकल न्यूट्रिशन की तरफ जाना है या आपको बाद में डाइटिशियन बनना है तो उतना ही प्योर साइंस है जितना कि डॉक्टर्स पढ़ते हैं। तो फूड एंड न्यूट्रिशन के जो विद्यार्थी हैं उनकी रिसर्चेस डॉक्टर्स के साथ मिलती जुलती हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन जो कि डायरेक्ट मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। तो आपको अग्नाशय की आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डायग्राम का। आपको ऊपर लीवर बनाना है, आमाशय के नीचे आपको अग्नाशय दिखाना है। इसकी जो केशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाएं जैसे कि लैंगरहंस द्वीप समूह कोशिकाएं कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। लैंगर ये जो गुच्छा है और इसके बीच में पतली पतली रक्त केशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इसको अलग से भी आप दिखा सकते हैं। ये अलग से एक कोशिका को अलग से दिखाया गया है जिसमें कि खुरदरी अंतःप्रदर्भ जालिका है, गोल्जी कॉय है, जाइमोजन कणिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो अग्नाशय एकमात्र ऐसी महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो कि एंजाइम्स स्रावित करती है जिससे कि भोजन के जो प्रमुख मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, उसका पाचन होता है। और हार्मोन्स भी स्रावित करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन विशेष रूप से। अन्य हार्मोन्स भी हैं जो कि हम हार्मोन चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को हमेशा सामान्य बनाए रखते हैं और एक हेल्दी बॉडी के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पूरी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को इम्बैलेंस करती है और एक तरह की डीजनरेटिव डिजीज़ है जो कि धीरे 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 हमारी बॉडी में अन्य डिसऑर्डर्स के लिए उत्तरदायी है। तो आशा करती हूँ आपको इसकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सी है, आपको ये समझ में आ गई होगी। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है और उसके बारे में एक पेज लिखना है, इतना ही काफ़ी है। आप डायग्राम में ही, मैंने इसीलिए ये कोशिश की है कि सब कुछ हम डायग्राम में ही दिखा दें। अगर आप एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं, वेल लेबल, जितना इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो 10 में से 10 मार्क्स इसी के ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसी डायग्राम को देख के ही लिखोगे। इसलिए फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं होती। आप जितना वेल लेबल्ड सब कुछ डायग्राम पे ही लिख दीजिए, जितनी आपकी नॉलेज है, ईच एंड एवरीथिंग आप डायग्राम से ही शो कर सकते हैं। आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।